गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। भाषा शिक्षण का शिक्षण क्यों कराया जाता है? किसके कारण से भाषा शिक्षण जो भाषा शिक्षण को समृद्ध बनाने के लिए कि भाषा कैसे बालक सीखेगा, क्योंकि भाषा एक ऐसा आयाम है जिसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। जब हम विचारों का आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से करते हैं, जो बालक अपने घर से सीखता है। बालक जब जन्म लेता है तो वो अपने विचारों का आदान प्रदान सिर्फ भाव भंगिमाओं को रोककर और हंसकर दो ही माध्यम से करता है। धीरे धीरे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे वो भाषा का सीखता जाता है, जो उसके घर परिवार में बोली जाती है। वो उसकी जो है मातृभाषा कहलाती है। धीरे धीरे वह भी उसकी उन्हीं भाषा का प्रयोग करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना प्रारंभ कर देता है। इससे जो है ये सिद्ध होता है कि भाषा जो है बालक के लिए महत्वपूर्ण है, जो उसके विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। जब हम शिक्षण कार्य करने आते हैं, बालक जब विद्यालय में आता है तो सर्वप्रथम हिंदी इंग्लिश भाषा का ज्ञान कराया जाता है। उसकी जो मूल वर्णमाला है उससे बालक को अवगत कराया जाता है। फिर उनकी मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है। फिर जो है बिना मात्रा के शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। फिर मात्रा वाले शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। ऐसे धीरे धीरे करके बालक भाषा सीखता चला जाता है। परंतु प्रश्न ये उठा है कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है? किस कारण से जो है विद्यालय और महाविद्यालय में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत जो भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है उनका शिक्षण कराया जाता है? उसी उद्देश्य में पहला उद्देश्य है कि विचार विनिमय की कुशलता के विकास के लिए विचारों की अभिव्यक्ति बालक के मनुष्य भाषा के माध्यम से ही करते हैं। जिसके घर में जो भाषा बोली जाती है या जिस धर्म राष्ट्र में रह रहे हैं जहाँ पर हमारी जो भाषा बोली जा रही है उसी के माध्यम से हम भाषा की जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो भाषा शिक्षण का सर्वप्रथम उद्देश्य है विचार विनिमय को व्यक्त करने के लिए भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बालक को अधिक से अधिक व्याकरण युक्त भाषा को सीखने पर बल दिया जाता है। एक भाषा के अंदर जिन जिन गुणों का होना अनिवार्य है उन गुणों को के अनुसार भाषा का प्रयोग करना सिखाना इसके अंतर्गत आता है। और जब बालक उनके गुणों को सीख जाता है या मानक भाषा के मानदंडों को सीख जाता है, उसी के अनुसार भाषा को बोलने का प्रयास करता है और उसी के माध्यम से विचार विनिमय का प्रयास करता है, तो ये पहला उद्देश्य है कि विचार विनिमय की कुशलता के विकास के लिए, और वो जो है भाषा के माध्यम से ही होती है। दूसरा है सर्वांगीण विकास। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास में बौद्धिक है, शारीरिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, नैतिक है, इन सभी गुणों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। परंतु ये सारे गुण को व्यक्त करने के लिए भाषा ही एक ऐसा
बालक एक बालक से दूसरे बालक से सीखता है, तो इन सब का माध्यम भाषा ही है। बिना भाषा के बालक इन सब गतिविधियों को नहीं सीख सकता है। इसलिए एक बालक की भाषा जितनी सशक्त होगी उसका बौद्धिक विकास भी उतना होगा, और जिसका बौद्धिक विकास होगा उसका सामाजिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा। इस प्रकार से एक बालक के सर्वांगीण विकास में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और इसी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बालक को अधिक से अधिक भाषा सीखने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है नागरिकता। नागरिकता के गुणों का विकास। हम जिस देश में रहते हैं उस देश द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना एक व्यक्ति का दायित्व हो जाता है, और ये दायित्व बालक विद्यालय से ही सीखता है। एक सुनागरिक बनने के लिए जो राष्ट्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए जिन जिन नियमों का हमको पालन करना पड़ता है, उन नियमों को पालने के लिए जो है एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। और भाषा ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो बालक के अंदर इन गुणों को पैदा कर सकती है, क्योंकि जब हम जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उस मातृभाषा का सीखेंगे और उस मातृभाषा के अंदर हमारे को जो धार्मिक और सामाजिक नैतिक शिक्षा प्रदान की गई है, या संविधान के द्वारा जो नियम एक नागरिक को पालन करने पड़ते हैं, उन नियमों के बारे में जानकारी दी गई है, वो जानकारी हम भाषा शिक्षण के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम भाषा को नहीं सीखेंगे तो हम उसको पढ़ भी नहीं सकेंगे और उस नियमों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए एक सुनागरिक, एक बालक को सुनागरिक बनाने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके बाद है भावी जीवन के विकास के लिए, क्योंकि भावी जीवन में एक बालक क्या बनेगा ये डिसाइड कब होता है, जब वो शिक्षण कार्य करता है, और शिक्षण के अंतर्गत वो अपना बौद्धिक स्तर उसका कैसा है, वो किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है। हर बालक अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार अधिगम करता है। हर बालक का बौद्धिक स्तर भी अलग अलग होता है। इसी के आधार पर जो है प्रतिभावान जो है और मंदबुद्धि, इनका डिवाइडेशन किया जाता है। तो बालक के भावी जीवन के विकास के लिए भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, और उसी के माध्यम से बालक ये सीखने का प्रयास करता है कि भविष्य में उसको क्या करना है, क्या बनना है। इन सब का जो निर्धारण है वो बालक भाषा के माध्यम से ही करता है। इसके बाद है सांस्कृतिक चेतना का विकास। संस्कृति जो होती है वो हमारे को एक सुनागरिक या हमारे सामाजिक नियमों के अनुसार जीवन को व्यतीत करने पर बल देती है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है, और वो किसके माध्यम से होती है, साहित्य के माध्यम। और साहित्य का जो लिखित रूप है, जो हम पढ़कर उससे को ग्रहण करते हैं, इतिहास में हमारे पूर्वज कैसा जीवन व्यतीत करते थे, किन किन परंपराओं को वो मानते थे, उनका खान पान कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, इन सब की जानकारी हम इतिहास के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं, साहित्य के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं, और वो भी भाषा के लिखित रूप। जब भाषा का लिखित रूप हमारे सामने आया
पढ़ती चली आ रही है और सीखती चली आ रही है कि हमारे पूर्व की सभ्यता संस्कृति क्या थी। तो जो भाषा है उसी के माध्यम से बालक अपनी संस्कृति को जानता है, अपनी संस्कृति परंपराओं का निर्वहन करता है। जब वो उसको पढ़ता है तो उसको ज्ञान हो जाता है कि हमारी संस्कृति हमें क्या सिखा रही है, हमें क्या कह रही है, हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है। तो भाषा के माध्यम से बालक के सांस्कृतिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है छठा, सृजनात्मक शक्ति का विकास। सृजनात्मक से तात्पर्य है क्रिएटिविटी, और हर व्यक्ति की, हर बालक की सृजनात्मक क्षमता अलग होती है, परंतु क्षमता को उजागर करने का माध्यम क्या है? भाषा। बिना भाषा के हम बालक की क्रिएटिविटी को नहीं जान सकते। उसको व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम भाषा ही होता है कि बालक उसके द्वारा वो अपनी रुचि, अपनी क्रिएटिविटी को बताता है। यदि बालक जो देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, जब तक वो बोल के बताएगा नहीं या लिख के बताएगा नहीं, हमको ये ज्ञात नहीं होगा कि बालक इसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है और उसकी फीलिंग्स क्या है। तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए जो है वो भाषा को माध्यम बनाता है, और भाषा उसकी हर बालक की अभिव्यक्ति भी अलग होती है। हम जब एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ कि जैसे हम पिक्चर देखने जा रहे हैं या हम टीवी में कोई नाटक सीरियल देख रहे हैं, तो हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार उसमें उस चीज पर बल देता है। कोई गानों पे बल देगा कि पिक्चर में गाने बहुत अच्छे थे, कोई कहेगा कि उसका पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है, कोई कहेगा कि उसमें जो एक्टिंग की है वो बहुत अच्छी की है, कोई कहेगा उसकी ड्रेसिंग बहुत, उसमें ड्रेसें बहुत अच्छी पहनी है। तो ये व्यक्ति की स्वयं की रुचि है, और ये रुचि उसकी स्वयं की जन्मजात होती है, और उस रुचि को उजागर करना ही जो है कला कहलाती है। और कला की अभिव्यक्ति जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है, उसको हम सृजनात्मक कहते हैं। एक खाना भी हम बनाते हैं तो हर व्यक्ति अलग अलग बनाता है, चाहे वो एक ही चीज़ है पर बनाने का तरीका सबका होता है, तो वो उसकी मौलिकता होती है, और जो मौलिकता के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है उसको हम सृजनात्मकता कहते हैं। इस प्रकार से जो है भाषा शिक्षण एक बालक के अंदर इन गुणों को उत्पन्न करती है। आज का होमवर्क है भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए। 150 शब्द में इसका आपको आंसर देना है। डियर स्टूडेंट, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए अपने जीवन को सुरक्षित रहें, और घर के अन्य सदस्यों को भी कोरोना से संबंधित जानकारियों से अवगत कराएं, क्योंकि आप भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश से अपने आस